केस है, ठीक है। तो उसके अंदर जो आपको कमांड आती है वो इस तरह से आती है, एफसीपीएस के एग्जाम में, एमआरसीपी का मुझे नहीं पता, कि एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ द लोड एंड डू द रन, ठीक है, ये आपको कमांड है। फिर उसके बाद जब आप उस कमांड को पूरा करते हैं तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यू कम टू नो कि अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया या ये लोअर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया, और उसके बाद आपकी जो स्कीम होती है वो डाइवर्ट हो जाती है अपर की तरफ या लोअर। अब सपोज अपर है तो आपने उसमें क्या क्या रेलेवेंट एग्जामिनेशन करना होगा, आगे बताइए जी रजा। अगर फॉर एग्जांपल अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया आपको मिलता है तो रेलेवेंट एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे? मैडम रेलेवेंट एग्जामिनेशन में सीएनएस के अलावा जी आपने एग्जामिन किया मोटर सिस्टम, आपको जी उसमें आपको इम्प्लांटर मिल गए, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव, आपको उसमें आपको इम्प्लांटर मिल गए, आपको उसमें रिस्ट रिफ्लेक्सेस मिल गए, टिपिकल केस है अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया। अब वो एग्जामिनेशन आपने कर लिया, अब आपने रेलेवेंट तो करना है। मैडम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को देखेंगे, उसमें एक तो ये कि अगर जो पल्स देखेंगे कि हाइपरडायनामिक हाइपरटेंसिव वाली पल्स तो नहीं है, उससे क्या पता क्या चलता? मैडम ये आईसी ब्रीड वगैरह को रूल आउट किया जा सकता है। पैराप्लीजिया को नहीं, आईसी ब्रीड। अच्छा पैराप्लीजिया नहीं है, पैराप्लीजिया की बात कर रहे हैं आपने, सीबीए का केस तो नहीं आज देख रहे हैं हम, तो पैराप्लीजिया पूरा नहीं बताया और जी अच्छा एनीवेज आज तो कल के हो गया था डिसाइड। पैराप्लीजिया जो है वो मैंने आपको कहा था कल पढ़ी जी मैडम। एनीबॉडी एल्स सीएनएस एग्जामिनेशन के अलावा जो कमांड मेन की गई है एग्जामिन द मोटर सिस्टम एंड द लोअर लिम्स, उसके अलावा अगर अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया आपको आता है आप क्या करेंगे उसमें? अपर लिम्ब की पावर, ठीक है, ग्रॉस, अगर वो भी इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि लेवल आपका कहाँ है? C5 से ऊपर। यूजुअली ऐसा नहीं होता, ऐसे मरीज जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और क्योंकि आप मतलब C4 पे जो फ्रेनिक नर्व आपकी आ जाती है तो डायफ्राम और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह के चांसेस होते हैं, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाता है कि लीजन जो है वो किस लेवल पे। ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड मुतासर हो रही है ना और अपर मोटर साइंस आ रही है, तो इसलिए हमने ये देखना है कि किस लेवल का स्पाइनल कॉर्ड का लीजन, पहली चीज तो हमने ये देखनी है। दूसरी हमने देखनी है कि उसकी वजह क्या है, वो क्यों हुई है, डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो क्या अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया की क्या क्या कॉजेज होती हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होता है जो हम बेड साइड पर देख सकते हैं। पीछे में बस देखेंगे उससे क्या पता उसमें अगर कोई हेमाटोमा है या कोई पॉट्स डिजीज की हिस्ट्री है तो वो कॉज हो सकता है। अगर हम इसको जरा बेहतर तरीके से कैटेगराइज कर लें, शाबाश, demyelination, infection और infarction। सारे अपर मोटर जितने भी लीजन्स हैं ना सीएनएस के, जितने भी लीजन्स हैं उनमें वो इन 6 कैटेगरीज में कम और बेश फॉल करती है। मैं ये तो नहीं कहती कि सारे फॉल करते हैं, बट इन्हीं में से होते हैं, या तो सारी कैटेगरीज के नीचे आ जाएंगे या फिर इसमें से 4-5 में तो डेफिनेटली है। ट्रॉमा, अगर स्पाइनल कॉर्ड को ट्रॉमा हुआ है, गिरा है बंदा, वो पैराप्लीजिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए आप क्या रेलेवेंट करेंगे? स्पाइनल टेंडरनेस एंड शेप ऑफ स्पाइन। तरतीब हम बाद में देखते हैं, तरतीब से जाएंगे, अभी हम स्कीम बना रहे हैं। तो हमने उसकी टेंडरनेस चेक कर ली, हमने देख लिया कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं बनी है, गिब्बस भी हमने वही देख लिया ना। देन कम्स योर ट्यूमर। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और एक है सेकेंडरीज। प्राइमरी ट्यूमर जो है वो भी पैराप्लीजिया कर सकता है, अपर मोटर। मेकिंग सेंस या नहीं, समझ आ रही है? एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो वो भी कर सकता है, और सेकेंडरी मतलब बोन मेडिसिन कर सकते हैं। कहाँ से आते हैं बोन्स के अंदर मेड्स मोस्ट कॉमन? Prostrate. सो रेलेवेंट एग्जामिनेशन में क्या आ गया? लाइक टू डू पीआर एग्जामिनेशन, प्रोस्टेट में निकल। और कहाँ से आते हैं सेकेंडरीज? कॉमन फीमेल्स में ब्रेस्ट। आई वुड लाइक टू एग्जामिन द ब्रेस्ट। ना करें, मैसेज कन्वे हो जाएगा कि ये बच्चा ये देख। एंड देन लंग्स। देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि शॉर्ट केस में हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे ये नहीं होती है कि यू रीच द डायग्नोसिस
और आप हमें बताएं। वो तो इवन यहाँ पर हम सारा कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाने के बावजूद हमारा डायग्नोसिस नहीं बन रहा होता। हम शॉर्ट केस में सिर्फ ये देख रहे होते हैं, हमें कोई जगह ही नहीं दिखती, बहुत ज्यादा उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि बच्चे की अप्रोच ठीक है, ये जा सही लाइन्स पे रहा है। हमने ये नहीं देखना होता कि जो फाइल के ऊपर डायग्नोसिस बना हुआ बच्चा वही बना के दिखा है। हमने ये देखना है कि इसकी अप्रोच ठीक है, जो ये कर रहा है, जो ये कह रहा है, ये उसको जस्टिफाई कर रहा है, कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपने उसमें प्रोस्टेट आ गया रेलेवेंट, नोट करते जाए। हमने स्पाइन को देख लिया, डिफॉर्मिटी को देख लिया, टेंडेंस को देख लिया, हमने ब्रेस्ट, लंग्स एंड प्रोस्टेट इसको देख लिया, ट्यूमर हो गया। अब आ जाता है इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का या वर्टिब्रल कॉलम का, जो कि अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लेजिया बेस्ड मोस्ट कॉमन। उसके लिए अगेन रेलेवेंट एग्जामिनेशन में क्या आएगा? चेस्ट एंड योर स्पाइन, गिब्बस वगैरह तो नहीं बना। अब जरूरी नहीं है कि एक ट्यूबरकुलस स्पाइन के पेशेंट को लंग्स के अंदर भी टीबी हो, लेकिन हमने अपने एग्जामिनर को कन्वे कर दिया कि वी आर थिंकिंग अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, अब आपका टीबी भी हो गया, फिर क्या इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की अगर ऑक्लूजन होगी, वो इंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही है, तो आपका पैराप्लेजिया जो है वो आ सकता है, ठीक है। और उसमें आप क्या देखेंगे रेलेवेंट एग्जामिनेशन में? किन लोगों को होती है स्पाइनल कॉर्ड, इनके अंदर थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म्स बनने के चांसेस है? हु आर द कॉन्ट्रासेप्टिव्स चले जी बेटा, कॉमन सेंस फिन में बनते हैं ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑक्लूजन। एमआरपी में तो बड़ा उनका फेवरेट फॉर्म है 1 2 में तो एक डिसेक्शन है या रोटिक्स उसमें नहीं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ऑक्लूजन जो बैक फ्लो होता है उसमें। मेरा मतलब है जितने आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, जितने आपके डायबिटिक को एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज्यादा है, वो रेयर है ना। आपके यहाँ पे जो सीवीए के रिस्क फैक्टर्स हैं वही इधर भी रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आप उसका ब्लड प्रेशर अगर चेक करें, मेटाबॉलिक डिजीज, रेलेवेंस, ठीक है, जेनिटलिज्मा देख लो, ठीक है, ये हाइपरलिपिडीमिया, तो ये सारी चीजें आप उसमें देख लीजिए। फिर आ जाता है डीजनरेशन। कौन सी डीजनरेटिव डिजीज है स्पाइन की जो कि पैराप्लेजिया कर सकती है? फिर इनके वाले वो डीजनरेटिव है। कॉमन चीजें बताया करें। मैं तो आई अमंग्स दोस एग्जामिनर्स कॉमन चीजें बताऊं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोफाइट जो है, अगर लैटरल चला गया, दबा दिया उसने, तो आपको ये शियाटिका वगैरह शुरू हो जाएगी। पीछे अगर चला गया, जो भी चीज स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन कर रही होगी, तो डीजनरेशन में है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसमें तो खैर हम नहीं, वो तो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी उससे मरीज से, लेकिन ये एक इसकी रीजन है। इसका रेलेवेंट एग्जामिनेशन 12 कोई नहीं बनता। अगर कोई बनता है तो आप बता दें, क्योंकि ये स्कीम मैं आपके साथ बैठ के अभी बना रही हूँ, ठीक है। मैंने कोई इसकी कोई रट्टे नहीं लगाए थे इसको, मैं आपको तरीका बता रही हूँ किस तरह स्कीम बनानी है। फिर आपकी आ जाती है डीमाइलिनेशन। कौन सी डीमाइलिनेटिंग डिजीज स्पाइनल कॉर्ड की पैराप्लेजिया कर सकती है? मैडम एक तो एमएस भी कर सकती है और जीबीएस भी कर सकती है। वो डीमाइलिनेटिंग, सॉरी, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स जीबीएस लो। अभी हम अपर में हैं, अभी हम अपर के ऊपर हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या रेलेवेंट एग्जामिनेशन करेंगे ट्रांसवर्स माइलाइटिस या एमएस के लिए? रेलेवेंट में कौन सा खास है उसका नाम? अच्छा, इंटरवेंटर ऑफ थर्मोप्लेजिया अगर आपने देख लिया और एंड में मरीज को अपने एग्जामिनर को शो करने के लिए कहा कि आई वुड आल्सो लाइक टू डू ऑप्टिक न्यूराइटिस, मैंने देख लिया, तो आपका रेलेवेंट एग्जामिनेशन अब कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। यही मेन कैटेगरीज है। इससे ज्यादा वो आपसे एक्सपेक्ट उसको करना नहीं चाहिए। अगर वो कर रहा है तो जस्ट कीजिए, ठीक है। 5 मिनट में या 7 मिनट में आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, एंड नोबडी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो अगर इसका हम इसको सीक्वेंस करें मरीज को, कि हमने सबसे पहले इसकी लोअर लिम्स देखी, अब आप सीक्वेंसिंग बताने लगी, ठीक है। इसको बंद करके ना दोबारा शुरू करें, इतनी लंबी ना कोई नहीं देखता।